everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. कैसे हैं आप सब? आज हम इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द पोम इज क्लास डिस्कशन। और ये जो है ये हमारी 5th स्टैंडर्ड की मैरीगोल्ड बुक में से है। अब इस बुक में, इस चैप्टर में, ये जो 6th यूनिट है, इसमें इस पोम में क्या इंटरेस्टिंग है? क्लास डिस्कशन। आपकी क्लास में बहुत सारे डिस्कशन होते होंगे टीचर्स में। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, जो एकदम हमेशा जिनका हाथ ऊपर ही होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, मतलब मे बी उनका आंसर आता हो, मे बी उनको आंसर नहीं आता हो, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कभी आंसर नहीं करते, वो हमेशा साइलेंटली बैठे होते हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि वो लोग डम्ब हैं या वो लोगों को आंसर्स नहीं पता, बट दे प्रेफर टू बी साइलेंट। तो बेसिकली एक क्लास इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो इस क्लास डिस्कशन के थ्रू हम ऐसे ही, जैसे जो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, हम वो समझने वाले हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल पोम रिटन बाय जुवेस फिन। अच्छा, प्लीज़ इसको जरवेस वगैरह मत बोलना। दिस इज जुवेस फिन, जिसमें कि आर जो है इट्स साइलेंट। जुवेस फिन, जुवेस फिन। ओके, नाउ इसमें पहले हम जो हमारे पोइट हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जुवेस फिन इज एन इंग्लिश ऑथर एंड एजुकेटर। ये एक इंग्लिश ऑथर है, मतलब इन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज, काफ़ी सारी पोम्स लिखी हैं, और वो एजुकेटर भी है, मतलब वो टीचर भी हैं। आफ्टर अ करियर एज अ टीचर ही बिकेम अ स्कूल्स इंस्पेक्टर। अब जो है एक टीचर बनने के बाद वो स्कूल इंस्पेक्टर बन गए। स्कूल इंस्पेक्टर कौन होता है? हु इंस्पेक्ट्स की स्कूल में जितने भी सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे टीचर्स की जो एजुकेशन है, प्रिंसिपल है, अभी स्कूल्स में आपके सारे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं हो रही है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें एक स्कूल इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करनी होती है। He has published many articles, chapters and books and edited a wide range of poetry and short story collections. तो उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं about the inspection thing, about his journey, about teaching, and उन्होंने बहुत सारी पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस को एडिट भी किया है, and this is one of his beautiful edits. Now, इस पोम की थीम क्या है? Class discussion through Juvees Finn, through her poem Class Discussion, throws light, I think through his poem Class Discussion throws light on different kinds of children, both introvert and extrovert, and how they need acceptance in class and life. Before we start this poem, we have to understand the meaning of these two words, introvert and extrovert. ये बहुत important है, especially इस एज में, जिस एज में अभी आप हो। आप अलग नहीं हो लोगों से। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, जो मन में आता है फटाक से बोल देते हैं, जिन्हें स्ट्रेंजर्स से बात करने में बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता, जो खुद बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो किसी से भी जाके बात करते हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो कि बहुत ईजीली किसी से घुल मिल जाते हैं, और उनको सोशली जो आप सोशली क्या बोलते हैं उसको, कि सोशली आप जो है मिंगल कर पाते हो लोगों से। एक होते हैं दूसरी कैटेगरी जिन्हें हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। वो डम नहीं होते, वो स्टूपिड नहीं होते, लेकिन उनको सबके साथ मिलना इतना पसंद नहीं है, उनको अपनी कंपनी सबसे अच्छी लगती है। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स दे वुड वांट टू रीड अ बुक. Instead of, like, you know, again raising their hand in a class discussion, they would want to sit and consume everything. वो चुप रहना पसंद करेंगे। जितने लोग बात कर रहे हैं वो सबको समझेंगे। वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद जो है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे विल टॉक। वो इनिशिएट नहीं करते। इवन इफ दे विल लाइक यू, दे वुड वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू, लेकिन वो इनिशिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी वैसी है, उनका जो कैरेक्टर है वो वैसा है। लेकिन डजंट मीन दैट दे आर डिफरेंट और दे आर नॉट गुड इनफ। इट इज़ जस्ट दैट दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। ये सब पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो you know, they need acceptance in life, in class
इन फ्रंट ऑफ फैमिली, इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स। आप ये नहीं कह सकते अरे उसका वो तो कभी आता ही नहीं, अरे वो तो कभी मतलब क्लास में रहती नहीं, वो तो कुछ बोलती ही नहीं है, या वो तो कभी किसी पार्टी में आती ही नहीं है। मे बी दे डू नॉट लाइक इट. So now this is about acceptance of different types of personalities. Okay, so let's begin our poem now. So in the class discussion, Jane, you hardly said a word. अब ये जो टीचर है क्लास में, there is a teacher who is talking to Jane. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. मतलब जो ये पूरा भी हमने एक क्लास डिस्कशन किया किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, you hardly said a word मतलब तुमने hardly मतलब तुमने ना के बराबर बोला है. We all aired our opinions. हम सब ने अपने opinions शेयर किए. aired मतलब पब्लिक किए उनको. aired का मतलब क्या होता है? make public. तो हम सब ने जो अपने opinions थे, मतलब हमारे जो विचार हैं, हमारे जो thoughts हैं, उन सबको शेयर किया. But from you we barely heard. लेकिन तुमसे हमने कुछ सुना नहीं. barely का मतलब क्या होता है? only just मतलब बिल्कुल कुछ तुमने कहा ही नहीं. You sat and stared in silence. तुम बैठी रही and you stared मतलब तुमने देखा in silence. तुम चुपचाप सबको देखती रही. Surrounded by the chatter. Surrounded by the chatter मतलब जब आसपास सारे बच्चे बात कर रहे हैं, सब एक साथ बात कर रहे हैं, so it's like a chatter. Chatter का मतलब क्या होता है? Talk. Everybody is talking. But you sat silently and you only listened to everyone. Now tell me, Jane. एंड प्लीज बी प्लेन मतलब अब मुझे बताओ जेन एंड प्लीज बी प्लेन. प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन मतलब क्लियर. तुम मतलब शी वॉन्टेड टू आस्क कि भाई इज देयर एनीथिंग दैट मैटर. ना उसने बोला कि प्लीज जेन तुम मुझे बताओ और प्लीज क्लियरली बताओ क्या कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई मैटर है, मतलब कोई इश्यू है तुम्हारे साथ. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. तो जेन ने टीचर को देखा एंड फाइनली उसने क्या कहा? Her voice was clear and low. उसकी वॉइस भले धीरे थी लेकिन एकदम क्लियर थी. मतलब वो बहुत जोर से चिल्ला के बात नहीं कर रही थी लेकिन उसकी वॉइस एकदम क्लियर थी. There are many people in this world. उसने क्या कहा? मैम इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं who are rather quiet, you know, जो कि क्वाइट होते हैं. बेसिकली उसने अपनी 2 लाइन्स में हर कुछ कह दिया. व्हाट डिड शी से कि मैम इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वाइट भी होते हैं. नॉट एवरीबडी इज अ चैटर बॉक्स, नॉट एवरीबडी इज सो एक्सप्रेसिव एंड आई एम वन ऑफ देम. So she expressed herself very clearly in a low voice with only 2 sentences, but the teacher understood it very well. We are going to look into the poem once again so that we can understand it thoroughly. So in the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. मतलब जेन से टीचर बात कर रही है कि इस क्लास डिस्कशन में तुमने हार्डली कुछ बोला. हम सब ने अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स, अपने जो ओपिनियंस थे उनको शेयर किया, लेकिन तुमसे हमने कुछ नहीं सुना. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. तुमने चुपचाप बैठे बैठे साइलेंटली सब सुना जबकि तुम्हारे आसपास लोग इतनी सारी बातें कर रहे थे. नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज बी प्लेन. इज देयर एनीथिंग द मैटर मतलब अब तुम मुझे बताओ और प्लीज क्लियरली बताना क्या कोई प्रॉब्लम है. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. उसने ऊपर देखा और फिर फाइनली उसने कहा. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी वॉइस क्लियर थी लेकिन धीरे बोला उसने. देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड who are rather quiet, you know, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो सब चैटर बॉक्स नहीं होते. they are quiet, which means they are introvert. This is a very beautiful poem and it is a must that you have to understand. There are different personalities, not everybody is same. एक क्लास जो होती है ना उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं they are like a hand. कुछ सब कोई भी 5 fingers जो आपके मतलब 4 fingers and the thumb, so they are not same. Similarly, every student is different. जो स्टूडेंट्स होते हैं हर स्टूडेंट की अपनी कैलिबर होता है, हर स्टूडेंट की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, हर स्टूडेंट की अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. सो द थिंग इज वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दोज पर्सनालिटीज. सो दैट वाज अबाउट आवर poem class discussion. Now to understand the poem better, let's look into the summary. It is a poem written by Jewess Finn. The poem is about a little girl who does not speak much.
It is set in a class discussion that is happening with a teacher. So ये जो जिविस फिन के ने जो पोम लिखी, it's about a little girl who is sitting in a class and she is silent and class में एक discussion चल रहा है with the teacher. During the discussion, the students and teachers are all engaging in the conversation. So during जो discussion चल रहा है उसमें students हैं, जो teachers हैं, वो सब engaged हैं conversation में. Engaged हैं conversation में मतलब सब के सब बात कर रहे हैं. All of them are busy with discussing the topic. और सब के सब उस topic को discuss कर रहे हैं. However, there is a girl, Jane, who is seen not participating in the conversation. लेकिन एक लड़की है जिसका नाम है Jane, who is not participating in the conversation. She does not discuss anything and sit in silence and stares at everyone. वो कुछ discuss नहीं करती है, वो सिर्फ चुपचाप बैठ के सबको देख रही है. On seeing her this silent, the teacher asks her if she has any problem. उसको इतना चुप देख के टीचर ने उससे पूछा कोई प्रॉब्लम है? To this Jane then gives a very suitable reply. और इस पे Jane ने एक बहुत suitable reply दिया. She says that the world is full of all types of people. कि इस world में अलग अलग तरीके के लोग हैं. It has some people who do not prefer to talk much. और जहाँ उसमें एक तरफ there are a lot of people who would want to talk a lot, who would want to be very expressive. There are people who do not like to talk much and enjoy being quiet, which is their nature. And they enjoy being quiet, they enjoy observing people, which is a part of their nature. So if you are an introvert, there is nothing wrong with you. There is nothing, do not seek acceptance, you are already accepted. Okay? आप मत सोचो कि आपको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और दे मेक फन ऑफ यू और यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एनीथिंग. इट इज जस्ट a type of personality that you carry, and those who are extrovert, remember that you have to accept the introverts. Okay, now we are going to delve into the NCERT solutions. So let's begin. We'll quickly recapitulate the difficult words that we had done. डिस्कशन क्या होता है? टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक. किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब आप ग्रुप में बात करते हो, दैट इज नोन एज अ डिस्कशन. एयर्ड मतलब टू मेक पब्लिक. एयर्ड माई थॉट्स का मतलब मैंने अपने थॉट्स को डिस्कस किया पब्लिकली. बेयरली मतलब ओनली, लाइक जस्ट, लाइक हार्डली. स्टेयर मतलब टू लुक फिक्सडली विथ आईज वाइड ओपन. योर आईज आर ओपन एंड यू आर कंटिन्यूसली लुकिंग एट समथिंग. प्लेन का मतलब होता है क्लियर. राइट? Now let's move on to our first question. What activity was going on in the class? क्या चल रहा था क्लास में? A class discussion was going on in the class. Very simple. Next question is, who was the quiet one in the class? क्लास में चुप कौन था? क्लास में चुप Jane थी. So Jane was the quiet one in the class. बहुत simple answer है. Next question is, why was she quiet? And you have been given 3 options. She was afraid to air her opinions. क्या वो publicly बात करने में घबरा रही थी? She hated the noise. उसको noise से एकदम नफरत हो रही थी. She did not like the activity. उसे activity पसंद नहीं थी. She was quiet by nature. या वो अपनी nature ही उसका ऐसा था कि वो चुप थी. So हमारे पास आंसर क्या है? That she was quiet by nature. Next question is, how do you interact in class during discussions? Do you participate or remain quiet? अब जब कोई क्लास डिस्कशन आपकी क्लास में होता है तो what do you do? Are you quiet or you are the one जिसके हाथ हमेशा ऊपर रहते हैं? So now here I have got like different answers. ठीक है? So accordingly you can write your answer. जैसे कि I interact very politely in class during class discussions. तो ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत हाइपर एक्टिव नहीं है, जो पोलाइटली आंसर कर देते हैं. येस, आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस. मतलब मेरे को क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है. दिस इज वन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. आपका दूसरा, जैसे अगर आप ऐसे नहीं हो, आई स्पीक लेस बट लिसन टू अदर्स मोर. तो ये एक दूसरा पर्सनालिटी होता है कि जिसमें आप बोलो कि नहीं मैं कम बोलता हूँ लेकिन मैं अच्छे से हर चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ. सो आई स्पीक लेस बट आई लिसन टू एवरीवन मोर. नेक्स्ट वन इज जो हाइपर एक्टिव होते हैं. आई लव क्लास डिस्कशंस एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड जॉयफुली. आई एम वेरी एक्सप्रेसिव एंड क्रिएटिव इन नेचर. हम इसमें बात कर रहे हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं. ये जो है ये इंट्रोवर्ट्स हैं और ये जो है ये एक्सट्रोवर्ट्स हैं. और ये जो हैं ये दे आर लाइक यू नो इन बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट.
तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, तो मैंने 3 आंसर्स दिए हैं यहाँ पे। प्लीज़ आपको जो आपके लिए सूटेबल लगे उस आंसर को आप लिख सकते हो। Next one is choose 2 friends in your class who are very different from each other. Use the clues in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. अब आपकी क्लास में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, सब तो एक जैसे नहीं है, कुछ होंगे जो 2 लोग एकदम ही डिफरेंट, जैसे किसी को गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, किसी को गेम्स पसंद होंगे, कोई बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होगा, लेजी होगा, कोई बहुत एक्टिव होगा, कोई इंट्रोवर्ट होगा, कोई एक्सट्रोवर्ट होगा। तो अब हमारे पास यहाँ बहुत सारे, जैसे नॉटी, लाइवली मतलब जो हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहता है, खुश रहता है, शेयरिंग जिसका नेचर मतलब जो हर चीज़ शेयर करता है, केयरलेस जिसको किसी चीज़ की नहीं पड़ी है, वो कभी यहाँ पेन छोड़ देता है, कभी अपना बॉटल छोड़ देता है, कभी अपना बैग छोड़ देता है, स्टूडियस पढ़ाकू, क्वाइट चुपचाप रहने वाला, फ्रेंडली वी नो द मीनिंग, हेल्पफुल, रेगुलर मतलब जो डेली अपने काम करता है, एंड चीयरफुल मतलब वेरी हैप्पी। सो अब आपको अपने 2 फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करना है यूजिंग दीज वर्ड्स। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस एग्जाम्पल एंड क्रिएट योर ओन आंसर। मुदित एंड सोनू आर माई क्लासमेट्स, दे आर बोथ आर डिफरेंट बाय नेचर, सोनू इज लाइवली एंड नॉटी। अब हम यहाँ पे सोनू के बारे में क्या बोल रहे हैं कि सोनू कैसा है, लाइवली है और नॉटी है। He is helpful and very friendly, और क्या बताया मैंने कि वो हेल्पफुल है और बहुत फ्रेंडली है। अब हम मुदित के बारे में बात करते हैं। मुदित इज अ क्वाइट बॉय, मुदित क्वाइट है, वो बहुत स्टूडियस है, ही इज वेरी रेगुलर इन हिज स्टडीज, मतलब वो रोज अपनी पढ़ाई करता है, वो बहुत रेगुलरली अपनी स्टडीज करता है। बट ही इज नॉट एज चीयरफुल एज सोनू, लेकिन वो सोनू जितना चीयरफुल नहीं है। Everybody likes Sonu. Now this happens, the extroverts people are automatically attracted towards them because हमें हर किसी को वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो बहुत खुश रहते हैं, मस्ती करते हैं। हमें चुपचाप लोग से हम कितनी बात कर पाएंगे, राइट? सो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड राइट। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डिस्कशन? To discuss means to talk together or decide something. Discussion क्या होता है? To talk together in a group or decide something. पहला point हो गया। When you do this, you are taking part in a discussion. और अगर आप इस तरीके से किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपने थॉट्स पुट अप कर रहे हो, which means you are a part of the discussion. Read the sentences below. They tell us what happens in a discussion. अब हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि डिस्कशन में क्या होता है, क्या क्या होता है डिस्कशन में। In a discussion, each person gives his ideas one by one. पहला क्या होता है, सब अपने आइडियाज देते हैं, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड, some tell why something should be done, others may tell how. कुछ लोग बताते हैं कि इस काम को कैसे करना है या क्यों करना जरूरी है, कुछ बताते हैं कैसे करना है। मतलब नॉट एवरीबडी वुड से द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विल टॉक अबाउट लेट्स से सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल, ओके, सो कोरोना पीरियड में शुड वी सेलिब्रेट होली और नो? तो क्या होगा, कुछ लोग बताएंगे हाउ वी कैन प्लेस इट सेफली, कुछ लोग बताएंगे व्हाई इट शुड बी प्लेड, कुछ बताएंगे व्हाई इट शुड नॉट बी प्लेड। इट्स अ डिस्कशन जहाँ पे सब अपने थॉट्स पुट अप कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम। अब जैसे मैंने बोला नहीं मुझे तो लगता है कि होली नहीं खेलनी चाहिए, सो देयर माइट बी समवन हु विल आस्क यू दिस क्वेश्चन कि क्यों नहीं खेलनी चाहिए। इफ वी कैन बी सेफ एंड देन व्हाई कांट वी प्ले। अगर मैंने कहा कि नहीं हमें खेलनी नहीं चाहिए या खेलनी चाहिए, तो दे विल आस्क मी कैसे खेलनी चाहिए। सो आप अपने स्टेटमेंट्स रखते हो, दूसरे जो होते हैं दे कैन क्वेश्चन यू एंड यू विल हैव टू आंसर देम। Many ideas are given, everyone helps to decide which ideas are the best. बहुत सारे आइडियाज दिए जाते हैं, जैसे कि मान लो क्लास में मैम ने ये क्वेश्चन किया कि हमको क्लास में कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, गेम्स में कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, आप सब अपने अपने ओपिनियंस देंगे एंड दैट इज नोन एज अ क्लास डिस्कशन। नाउ you have to discuss before planning a visit to the park. ठीक है, अब यहाँ पे सपोज आपको कोई पार्क को विजिट करना है तो आपको पूरी प्लानिंग करनी है। यू विल हैव टू चूज अ डेट एंड अ टाइम,
देन व्हाट, आप क्या क्या खेलने के लिए क्या क्या लेके जाओगे, यू विल हैव टू असाइन ड्यूटीज। फॉर एग्जाम्पल 6 or 7 पीपल आर गोइंग, यू विल से तुम जो है क्रिकेट बैट एंड बॉल लेके आओगे, तुम जो हो तुम बास्केट्स लेके आओगे, तुम मैट लेके आओगे, तुम जो हो पानी लेके आओगे, तुम सो आप असाइन कर देते हो डिफरेंट ड्यूटीज एंड थिंग्स टू ईट, ठीक है। Now look at this picture in the poem. Imagine and write what the discussion in the class is about. अब इस इमेज को देखो और तुम सोचो कि क्लास में क्या डिस्कशन चल रहा है। So fill in the grid given below, assigning qualities to each person. Some clues are given. अब आपको क्या करना है, एक ग्रिड दिया हुआ है और इसमें आपको ये क्लूज दिए हुए हैं, जैसे संगीता lends her pencil to her partner. इसका मतलब संगीता कैसी है, वो बहुत शेयरिंग नेचर की है। नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, इसका मतलब क्या है कि नीरव बहुत बातें करता है। प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक, उसने अभी अभी क्या किया है, एक कैट जो पानी में डूब रही थी उसे बचाया, इसका मतलब ही इज अ गुड स्विमर एंड ही इज वेरी करेजियस। अंडरस्टैंड कि उसके बीच में वो क्या कहना चाह रहा है। मेघा इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नीरव, नीरव कैसा है, अगर नीरव चैटर बॉक्स है तो मीरा कैसी है, मीरा हो जाएगी आपकी क्वाइट। मिथिला, मेघा और सॉरी मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन, मिथिला क्या है, वो सबको सिर्फ चिढ़ाती रहती है। ऋतु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड, और ऋतु जो है वो हमेशा बुक पढ़ती रहती है, मतलब वो कैसी है, वो बहुत स्टूडियस है। सो नाउ अब आपके पास यहाँ पे टेबल है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हमें फिल करना है एज पर द क्लूज गिवन। अब हमने इस तरीके से फिल कर दिया, प्रणव ब्रेव है, नीरव कैसा है, नीरव टॉकेटिव है, मेघा कैसी है, मेघा क्वाइट है, मिथिला नॉटी है, ऋतु कैसी है, ऋतु स्टूडियस है, और संगीता कैसी है, संगीता बहुत जेनरस है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यू ऑल नो दैट 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं जिनको ब्रेवरी अवार्ड मिलता है। आपने देखा होगा वो लोग हाथी पे राइड करते हुए आते हैं और उनको फेलिसिटेट किया जाता है। Children who show exceptional bravery are honored with the bravery award to recognize their presence of mind. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके presence of mind, मतलब अगर आप किसी difficult situation में हो तो वहाँ किस तरीके से आपने अपने courage, अपने bravery को use किया, आपने बिना घबराए हुए उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, कैसे उसको आपने फेस किया, on the basis of that you get bravery award. In 1957, the Indian Council of Child Welfare started these National Bravery Awards. अब ये National Bravery Awards कब start हुए थे? 1957, मतलब after 10 years of our independence. और ये किसने start किया था? Indian Council of Child Welfare. Indian Council of Child Welfare ने 1957 में ये National Bravery Awards बच्चों के लिए start किया था। Brave children are awarded cash prizes, free school education and a certificate from the Prime Minister of India. अब इन्हें मिलता क्या है? उन्हें कैश प्राइज मिलता है, फ्री एजुकेशन मिलती है और एक सर्टिफिकेट मिलता है, दैट टू प्राइम मिनिस्टर से, जो हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो खुद देते हैं। दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड, और वो जो रिपब्लिक डे की जो परेड होती है उसमें एलिफेंट्स पे राइड करने का उनको मौका मिलता है। Harsh Srivastava, a 12-year-old boy and his 15-year-old sister rescued a child from the attack of a raging bull. अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। हर्ष श्रीवास्तव जो कि सिर्फ 12 इयर्स का था, उसने और उसकी जो 15 इयर्स की सिस्टर थी, उन्होंने एक बच्चे को, जो एक बहुत ही, जो एक बैल थी जो एकदम रेजिंग बुल, मतलब वो जो एकदम पागलों की तरह दौड़ रही थी, उसके सामने एक बच्चा था और अगर वो लोग उसे नहीं बचाते तो बच्चा मर जाता, लेकिन उन दोनों ने मिलके बचाया, सो उनको ब्रेवरी अवार्ड मिला। Yumnan Jaydev Singh, 11 years old, jumped into the flooded river and saved a 3-year-old from drowning. अब यहाँ पे एक और बच्चे की बात हो रही है, जयदेव सिंह की, जो सिर्फ और सिर्फ 11 साल का था, लेकिन यमुना नदी में नहीं, हाँ मतलब एक नदी में बाढ़ आ गई थी। फ्लडेड रिवर मतलब नदी में बाढ़ आ गई थी, बहुत ज्यादा गहरा पानी था, वहां पे एक 3 साल के बच्चे को उसने डूबने से बचाया था। The act of bravery was recognized because he saved the life on an infant.
उसकी ब्रेवरी को देखा गया क्योंकि उसने एक छोटे से बच्चे की जान बचाई थी. Find one story of bravery about a child. You can search from the story by talking to older people or watching a TV program or from a film. अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके की एक स्टोरी फाइंड आउट करनी है. तो आप मूवी में अगर आपने कभी कहीं देखा है आप वो बता सकते हो, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा आप वो बता सकते हो, कहीं कोई स्टोरी में पढ़ा है आप वो बता सकते हो. हियर आई एम शेयरिंग अ स्टोरी विथ यू जिसमें एक्चुअली जिसको जो है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला है. ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट डाउन दैट स्टोरी और तुम्हें उसका सोर्स भी लिखना है. ठीक है, फिर वो स्टोरी को आप अपनी क्लास में नरेट कर सकते हो और जो सब जितने बच्चे स्टोरी बताएंगे उसमें से आपको कौन सी अच्छी लगी. यहाँ जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ वो स्टोरी मैंने ली ये जो स्टोरी है ये मैंने ली है thebetterindia.com, जिसमें जितने भी बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड मिला है उन सब का नाम रजिस्टर है, उन्होंने क्या किया है वो सब रजिस्टर्ड है. तो अकॉर्डिंग, let's start. Gaurav was only 15 when he lost his life while rescuing 4 of his friends from drowning in the Ambazari lake. Gaurav सिर्फ 15 years का था जब he actually was dead. Why? Because he was saving 4 of his friends from drowning. क्या हुआ था? He was a good swimmer and had gone to the lake one afternoon in June 2014. जून 2014 में वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक लेक में गया and he was a very good swimmer. While playing in the water, his friends suddenly started drowning. वो सब पानी में खेल रहे थे लेकिन शायद पानी का जो बहाव था वो ज़्यादा हो गया and वो सब डूबने लग गए, चारों के चारों डूबने लग गए. According to the police, Gaurav swam for 20 minutes and rescued them all. Swimming बहुत ज़्यादा टायरिंग एक्सरसाइज होती है. वो 20 मिनट्स तक स्विम करके उसने अपने चारों फ्रेंड्स को बचाया. But while trying to pull out the last boy, he hit his head on a submerged stone and drowned. लेकिन लास्ट जो बच्चा था, जो उसका लास्ट फ्रेंड था, उसने उसको बचा तो लिया लेकिन बचाते वक्त पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और उसका सर उस पर पड़ गया जोर से और वहाँ वो अनकॉन्शियस हो गया और वो डूब गया. ही रिसीव्ड द भारत अवार्ड. उसको भारत अवार्ड मिला एंड इस कहानी का जो सोर्स है वो है betterindia.com. अगर आप जाके ऑनलाइन सर्च करोगे betterindia.com में तुम्हें ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी जिसको पढ़ने के बाद यू विल लिटरली फील लाइक सल्यूटिंग देम एंड देयर ब्रेवरी. ओके, now I have written this story. You want, you can write any other story. Okay, now the next thing that we have to do is we have to understand how do we write a notice. Notice writing आपके ग्रामर का एक पार्ट है. ग्रामर जब भी पूरा लिया जाएगा उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा. यहाँ पे भी मैं करूँगी बट फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन you can visit the grammar page as well. A notice tells who, when, where and what. 4 questions का आंसर आता है. Who, when, where and what. ये 4 W's जो होते हैं ये एक नोटिस में आते हैं. ठीक है. The girls and boys of class 5 wrote notices for the bulletin board. अब आपने देखा होगा आपके स्कूल में बुलेटिन बोर्ड में नोटिसेस लगते हैं. जैसे सपोज कि कोई कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है जिसके लिए ऑडिशंस हैं तो क्या क्या होगा? Who, कौन ऑडिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कब होगा वो ऑडिशन, कहाँ पे होगा एंड what do you have to do. तो ये आपको बस इतना ही. नोटिस मतलब एकदम स्पेसिफिक होता है और उसमें आपको यही 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. रीड शीलाज नोटिस, डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब शीला ने एक नोटिस लिखा है. क्या है वो नोटिस हम देख लेते हैं. द ड्रामा कमिटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे एट 2 o'clock. कौन मिलेगा? ड्रामा कमिटी. कब मिलेगी? मंडे को 2 o'clock. We will plan a play for our annual day. क्या होने वाला है? They are planning a play for annual day. Will each one of you please bring a play. So हमने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया. यहाँ पे क्या है? ड्रामा कमिटी है, मंडे को है, 2 o'clock आना है और वहाँ पे हम करने क्या वाले हैं? एक प्लान, हमें एक एनुअल डे के लिए एक प्ले को प्लान करना है. और क्या कहा गया है कि आप सब लोग जो है एक प्ले लेके आना अगर आपके पास कोई प्ले है तो. एक सिंपल नोटिस है. नोटिस बहुत शॉर्ट होता है. नोटिस में कभी कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखना है. ठीक है. ये सारी चीज़ें मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगी ग्रामर पार्ट में. एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड
यहाँ आप नोटिस लिखते हो, नोटिस लिखने के बाद बहुत शॉर्ट में आपको बताना होता है, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं एंड यू जस्ट राइट योर नेम एंड ऑल्सो सपोज यू आर द हेड गर्ल और द हेड बॉय, और आप अपना क्लास और सेक्शन मेंशन कर सकते हो। नाउ यहाँ पे हमें ऑन द बेसिस ऑफ दैट नोटिस कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हु वाज टू मीट, यहाँ पे कौन मीट करने वाला था, ड्रामा कमिटी, द ड्रामा कमिटी वाज टू मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर दे टू मीट, वो कब मिलने वाले थे, दे वर टू मीट ऑन मंडे। उसके बाद वेयर वर दे टू मीट, वो कहाँ मिलने वाले थे, दे वर टू मीट इन द क्लासरूम। What were they to do, वो क्या करने वाले थे, they were to plan a play for annual day, so वो क्या करने वाले थे, they were to plan a play for annual day। तो हमें उस नोटिस से ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए। अब यहाँ आपको क्या बोला है कि राइट अ नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमेटी और अ फुटबॉल मैच। तो अब आपको एक नोटिस लिखना है, या तो आप लाइब्रेरी कमेटी के बारे में लिख सकते हो या फुटबॉल मैच के बारे में लिख सकते हो। तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है हमने लाइब्रेरी कमेटी के बारे में लिखा है। सबसे पहले क्या हो गया, ऊपर आ गया नोटिस। ऑल्सो वन मोर थिंग रिमेंबर, जैसे कि सपोज ये जो है ये आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका पेज है, आपकी नोटबुक का पेज है, तो आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का बॉक्स होगा, उसमें आप लिखोगे नोटिस सेंटर में टॉप में एंड देन यू विल राइट, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। So, the library committee will meet in the library on Tuesday at 3 o'clock. So, एक library committee है, कौन मिलने वाला है, library committee, कहाँ मिलने वाले हैं, लाइब्रेरी में, कितने बजे मिलने वाले हैं, 3 o'clock Tuesday, ठीक है। We have to plan a workshop for our school, करना क्या है, क्यों मिलने वाले हैं, इनको वर्कशॉप प्लान करनी है स्कूल के लिए। अब लोगों से क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, काइंडली मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो ब्रिंग अ नोटपैड एंड अ पेन अलॉन्ग विथ यू। सो लाइब्रेरी कमेटी को बोला गया है अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेके आना। किसने लिखा है ये नोटिस, समीर ने लिखा है, ये एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए नाम, दैट्स इट, ठीक है। सो इस तरीके से हम नोटिस राइटिंग करते हैं। नोटिस राइटिंग की हम अच्छी वाली प्रैक्टिस करेंगे। एज ऑफ नाउ दिस वाज योर आंसर एंड आई गेस वी आर डन फॉर द चैप्टर। We are done with the chapter, I hope, done with the poem and the question answers and the summary. I hope you understood it well and your perception towards the introverts and the extroverts would change. So on this note we are going to end it and I'll see you in my next video जिसमें हम इससे related जो chapter है उसको start करने वाले हैं। तब तक के लिए stay connected, stay tuned. Thank you so much. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 मैरीगोल्ड जो इंग्लिश लिटरेचर बुक है उसके MCQs देख रहे हैं हम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट 6। यूनिट 6 में जो हमारी पोम है उसका नाम है क्लास डिस्कशन। क्लास डिस्कशन एक तरीके से एक बहुत सिंपल पोम है, लेकिन वो ये बताता है कि हर कोई इंट्रोवर्ट नहीं होता। It is not necessary that हर कोई chatterbox हो. There are people who are silent, but at the same time they are listening to you, they are observing everything. So पहला क्वेश्चन हमारे पास है, Who is the poet of this poem class discussion? इसके पोएट कौन है? Remember writers, poet, authors, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा याद रखना। So इसके आंसर क्या है इसका? Gervase Finn. Gervase Finn. इन द पोम जेन इज अ, इस पोम में जो जेन है वो कौन है? वो एक बॉय है, गर्ल है या टीचर है? शी इज अ गर्ल। What activities was going on in the class? अब ये तो पोम के नाम से ही समझ में आ रहा है कि डांसिंग हो रहा था, ड्राइंग हो रहा था या डिस्कशन हो रहा था। एक डिस्कशन चल रहा था, किसी बारे में एक डिस्कशन चल रहा था। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कशन? डिस्कशन का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में जब आप एक ग्रुप में बात कर रहे होते हो उसको हम कहते हैं डिस्कशन। थ्रोइंग डिस्क, डिस्कशन का मतलब नो। सिंगिंग इन अ ग्रुप, नो। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, नो। द आंसर इज टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक ग्रुप में उस बारे में बात करना। नेक्स्ट इज Who was the quiet one in the class? क्लास में सबसे ज्यादा शांत कौन था? कौन चुप था? हरी, जेन, फिलियस फॉग या बार्बर? The answer is जेन। जेन सबसे ज्यादा शांत बैठी हुई थी।
Why was Jane quiet in the class? Jane क्यों quiet थी क्लास में? क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था अपने ओपिनियन को एयर करने में, मतलब अपने ओपिनियन को बताने में उसको डर लग रहा था. She hated the noise. उसको नॉइस शोर पसंद नहीं था. She did not like the activity. उसे एक्टिविटी अच्छी नहीं लगी. She was quiet by nature. वो यहाँ पे quiet नहीं, ये quiet हो जाएगा. She was quiet by nature. उसका nature ही था जिसमें वो quiet रहती थी. So the answer will be D. What is the answer? She was quiet by nature. Now complete the given lines from the poem. We all aired our opinions, but from you we. हम सब ने जो है अपने जो ओपिनियन है उनको बताया. एयर करना का मतलब होता है उनको डिस्कस किया. बट फ्रॉम यू वी barely heard, always listen, hardly speak. So पोम के हिसाब से the answer is A. From you we barely heard, मतलब हमने hardly तुमसे कुछ सुना. Complete the given lines again. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter, surrounded by other kids, doing your own work. Surrounded by the chatter मतलब तुम चुपचाप साइलेंस में बैठी हुई जबकि तुम्हारे आसपास बच्चे इतनी बात कर रहे हैं. Choose the correct synonym. अब आपका वर्ड है barely. barely का मतलब होता है hardly any. The answer will be easily no, uncover no, hardly. Frequently भी नहीं होगा. इसका आंसर हो जाएगा hardly. जैसे कि मैंने barely कुछ खाया था, मतलब मैंने hardly ना के बराबर खाया था. Stare का synonym क्या हो जाएगा? Stare करना, घूरना. Peep, peep का मतलब होता है जैसे किसी जगह से, छोटी सी जगह से जल्दी से देख लेना. ग्लैंस मतलब एक लुक देख लेना. ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक, अगेन. और गेज का मतलब होता है देखना, गौर से देखना. तो आंसर विल बी गेज. मैटर का सिनोनिम क्या होता है? लाइक व्हाट्स द मैटर, क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रबल है, क्या इश्यू है. तो मैटर का सिनोनिम हो जाएगा सिचुएशन, इश्यू, यूज या सोल्यूशन. क्या हो जाएगा आंसर? बी, इश्यू. नेक्स्ट इज क्वाइट का एंटोनिम ढूंढना है, ऑपोजिट वर्ड. क्वाइट का मतलब क्या होता है? इसको हम क्वाइट कर देते हैं. क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, साइलेंट. ऑपोजिट होगा नो. बॉइस्टरस, नॉइसलेस का मतलब जहां नो नॉइस होती है. डम मतलब चुप. सो द ओनली वर्ड जो कि क्वाइट का ऑपोजिट है वो है बॉइस्टरस, मतलब ज्यादा शोर. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट इंटोनिम ऑफ द वर्ड ओपिनियन. जब आप जो है अपना एक ओपिनियन दे रहे हो, मतलब आप एक अपना विचार शेयर कर रहे हो, इसका ऑपोजिट क्या होता है? वर्डिक्ट देना. वर्डिक्ट मतलब आप बता रहे हो यही होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं यही करना है. विचार देने का ऑपोजिट होता है वर्डिक्ट देना. सो आंसर विल बी बी, वर्डिक्ट. अब है डिस्क्राइब जेन. जेन कैसी लड़की थी? क्वाइट, डिड नॉट एयर हर ओपिनियन, सैट एंड शेयर्ड, स्टेयर्ड अदर्स. क्वाइट को हम अगेन ईटी कर देते हैं. सो क्वाइट का मतलब होता है वो चुप थी, वो अपनी बातें नहीं बोलती थी, लेकिन वो मतलब बैठे बैठे सबको देखती रहती थी. बहुत बातूनी थी. टॉकेटिव, एयर्ड हर ओपिनियन ऑलवेज. एक्टिव स्पीकर, हमेशा बात करती रहती थी, नहीं. क्वाइट एक्सप्रेसिव, डिड नॉट लेट एनीवन स्पीक, मतलब क्वाइट थी, चुप थी. एक्सप्रेसिव थी, किसी को बोलने ही नहीं देती थी, नहीं. द आंसर इज ए, कि वो चुप थी, अपना ओपिनियन नहीं बताती थी, लेकिन सबको बैठे बैठे ऑब्जर्व कर रही होती थी. ओके, आंसर हो जाएगा इसका ए. हु इज अ चैटरर. एक चैटरर कौन होता है? जो बहुत कम बात करता है, या जो एक वर्ड भी नहीं बोलता, जो बहुत बात करता है, या नन ऑफ द अबव. आंसर विल बी जो बहुत बात करता है, हु टॉक्स अ लॉट. Now which is the opposite of the word important? Important का opposite word क्या हो जाएगा? क्या लगाओगे prefix? Dis, un, in या none of the above. Answer is unimportant. Important का opposite हो जाएगा unimportant. Who looked up? जब मैम ने उससे बात की तो किसने ऊपर देखा? Obviously Jane ने. Meaning of plain. Plain का मतलब क्या होता है? Clear, साफ. Here, यहाँ. मेकिंग समथिंग, कुछ बनाना या तोड़ना किसी चीज को. सो प्लेन का मतलब होता है इट वॉज लाइक प्लेन वाटर, क्लियर वाटर. ओके. मीनिंग ऑफ एयर्ड, मैंने अपने ओपिनियंस एयर किए, मतलब शेयर किए, पब्लिक किए. ओनली जस्ट मेक पब्लिक, नॉट बैड. द आंसर इज टू मेक पब्लिक. मैंने अपने ओपिनियंस शेयर किए मतलब पब्लिक किए. मीनिंग ऑफ स्टेयर, अभी स्टेयर का हम देख चुके थे, किसी चीज को घूरते हुए देखना. Only just no, not bad, no, make public, no, look fixedly with eyes wide open. Stare. Okay?
When Jane replied, जब जेन ने आंसर दिया टीचर को तो क्या वो घबराई हुई थी, लाउड थी बहुत ज्यादा, क्लियर एंड लो या क्लियर एंड हाई? आंसर इज शी वाज क्लियर एंड लो। ऐसा कहीं नहीं था कि वो बस थोड़ी सी बातें करता है। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब चालू कर ही लेते हैं। So the name of the chapter is A Talkative Barber. Ab, before we read, we have some information. As always, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. अब बहुत पुरानी बात है, एक सुल्तान हुआ करते थे, उनका नाम था शहरयार, और ये जो थे एक बहुत बड़े किंगडम के राजा थे। His queen was a good storyteller. उनकी जो वाइफ थी वो बहुत अमेजिंग स्टोरी टेलर थी, मतलब वो बहुत अच्छे से कहानियाँ सुनाती थी। Each night she would tell a story to the king. रात में जब वो लोग सोने के लिए जाते थे तो किंग को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था, तो वो हमेशा एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ सुनाती थी। और कुछ लोग होते हैं जब वो कहानी सुनाते ना ऐसा लगता है एक मूवी चल रही है हमारे सामने, तो वो वैसे ही कहानियाँ सुनाती थी। She narrated ancient Persian and Arabic फोक स्टोरीज। तो वो नरेटेड मतलब वो कौन सी कहानियां बताती थी, नरेट करती थी? एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक। एंशियंट मतलब बहुत पुरानी, पर्शियन मतलब पर्शिया से रिलेटेड, और अरब से रिलेटेड जो स्टोरीज होती थी वो बताती थी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। और ये ऐसी ही एक स्टोरी है, कहाँ से ली गई है ये? अरेबियन नाइट्स, यस। रीड द स्टोरी अबाउट अ मैन who just cannot stop talking. So let's begin. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. अब हम बात करें एक सिटी की, कौन सी सिटी है? कासगार, ठीक है। सो इस कासगार सिटी में एक बार्बर रहता था जो बहुत सारी बातें करता था। Once the sultan called the barber to shave his head. एक बार सुल्तान ने बुलाया बार्बर को, मेरा जो हेड है उसको शेव करना है, तो उसको बुलाया जाए। The barber started talking non-stop instead of shaving him. अब उसने शेविंग करना स्टार्ट नहीं किया, लगा हुआ है बात करने के लिए। The sultan got angry. When are you going to stop talking and begin to do your work? सुल्तान ने उसके ऊपर गुस्सा किया कि अरे तुम बातें करना कब बंद करोगे और मेरा सर को शेव करना कब स्टार्ट करोगे? The barber replied, "You do me an injury by calling me a chatterer." ओह, कितने लोगों ने वो तनु विट्स मनु रिटर्न्स देखी है? उसमें वो बोलता है यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी। तो यहाँ पे एक इसी तरीके का डायलॉग मारा हमारे बाबर ने। क्या बोला? आपके क्वेश्चन से मुझे चोट पहुंची है। इंजरी, इंजरी मतलब चोट पहुंची है। यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। मुझे चैटरर मतलब जो बहुत सारी बातें करता है, बातूनी बुला के आपने मुझे ठेस पहुंचाई है। For everyone says I am very quiet. क्योंकि बाकी सब क्या कहते हैं कि मैं तो बहुत क्वाइट रहता हूँ, मतलब मैं तो बहुत चुपचाप रहता हूँ। I have 6 brothers whom you might call chatterers. मैं तो कोई चैटरर नहीं हूँ, मेरे 6 brothers हैं, उनको आप चैटरर कह सकते हो। Their names are बकबोन, ओके, बकबूरिया, बकबक और अलकूज और अलनशी एंड शकाबक। अब ये नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन सबका एक ही मतलब है, टॉकेटिव। तो कौन कौन से नाम है? नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, एक बार और लेना तो बनता है। सो फर्स्ट इज पहला वाला इज बकबोन, ठीक है। इट्स नॉट बैकबोन, डोंट कॉल इट बैकबोन, इट्स बकबोन। सेकेंड वन इज बकबूरिया, थर्ड इज बकबक, फोर्थ इज अलकूज, फिफ्थ इज अलनशी एंड नेक्स्ट वन इज शकाबक। अब वो बता रहा है कि ये जो मेरे 6 भाई लोग हैं ना, ये कितनी बातें करते हो, मैं तो हमेशा ही चुप रहता हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? वन इज हम्प बैग्ड, वन इज हम्प बैग्ड। हम अब वो अपने भाइयों के बारे में बता रहा है कि मेरा एक जो भाई है वो हम्प बैग्ड है। हम्प बैग्ड मतलब इफ यू कैन सी दिस पर्सन, उसका जो होते हैं ना कुछ लोग जो है घूमर निकल आता है उसको कहते हैं। सो पीठ, वो लोगों के ना पीठ पे ऐसे हम्प आ जाता है जैसे कैमल का हम्प होता है। वन इज टूथलेस, एक के दांत ही नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक जो है वो काना है, मतलब उसकी एक ही आंख है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक जो है वो थोड़ा अंधा है। वन इज डेफ, एक जो है उसको सुनाई नहीं देता। एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक जो है उसको बात करने में प्रॉब्लम है।
एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली। और वो सब बहुत सारी बातें करते हैं और मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, और मैं तो बहुत चुप रहता हूँ। स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, स्पेयरिंग मतलब क्या है, मैं बहुत केयरफुल होता हूँ अपने वर्ड्स को लेके, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलता। और आपने तो कितना दुख दिया है मुझे, आपने मुझे बोला कि मैं टॉकेटिव हूँ। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today. अब सुल्तान का दिमाग खराब हो गया। उसने बोला इसको 3 pieces of gold दो और इसको यहाँ से भगाओ, यहाँ से, मुझे शेव ही नहीं करवाना आज। शेव अभी तक स्टार्ट तो किया नहीं था उसने शेव करना। तो सुल्तान ने क्या बोला, बस इसको कैसे भी करके यहाँ से दफा दफा करो। My master, cried the barber. It was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. मैं आपको ढूंढता हुआ नहीं आया था। It was not I who came to seek you. Seek मतलब to look after you. तुम्हें ढूंढता हुआ मैं नहीं आया था, तुमने मुझे यहाँ पे बुलवाया है। So I will not quit your house till I have shaved you. तो मैं आपके जो घर से तब तक नहीं जाऊंगा। Quit your house मतलब मैं आपके घर से तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं आपको शेव नहीं कर लेता। मैं अपने काम के लिए आया हूँ, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। He then began narrating another story which lasted half an hour. अब उसने बोला नहीं मैं तो बिल्कुल शेव करके जाऊंगा, और एक और कहानी सुनाने लग गया। आधा घंटा उसमें चला गया। Stop making your fine speeches and let me go quickly. अरे किंग जो था वो फंस गया था। उसने बोला प्लीज प्लीज अपनी कहानियां बंद करो, मुझे यहाँ से जाने दो। I have an affair of the greatest importance. I have an affair. Affair मतलब मेरे पास एक काम है, एक मैटर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। I have to go out at noon, said the Sultan. और सुल्तान ने बोला भाई मुझे नून में जाना है। नून मतलब 12 बजे, दिन के 12 बजे। तो उसने बोला मुझे 12 बजे तक जाना है, प्लीज़ यार ये काम करो, मुझे जान दो, तुम भी जाओ। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." तो उसने जैसे उसको लगा अरे यार सुल्तान तो अब ज़्यादा ही कुछ गुस्सा हो रहे हैं, तो उसने बोला अरे अरे अब गुस्सा मत हो, मैं अभी शेव करना स्टार्ट करता हूँ। Saying this, he washed Sultan's head and began to shave. और ये बोल के उसने सुल्तान का जो सर था उसको अच्छे से वॉश किया और अब उनको वो शेव करने लग गया। But he had not touched him even 4 times with his razor when he stopped and said, अब आप शेव कर रहे हो तो शेव करने में उसने 4 बार भी अपना रेजर चलाया नहीं होगा। रेजर मतलब वो जो उस्तरा होता है ना, जो नाइफ होती है जिससे आप, जो ब्लेड होती है बेसिकली जिससे शेव करते हैं, 4 बार नहीं फेरा होगा उसने और फिर बात करना चालू करा। My master, you are acting hastily in this matter. मतलब उसने क्या बोला, मुझे लगता है आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो अपने काम में। Go on shaving me, speak no more, ordered the Sultan. उसने बोला चुपचाप मेरा शेव करो, एक शब्द भी मत बोलना। Speak no more मतलब आप कुछ मत बोलना। Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. So barber जो था वो एकदम मोटी चमड़ी था। उसने क्या बोला, अरे आप थोड़ा पेशेंस रखो, क्या इतना हल्ला मचा रहे हो। तो उसने क्या बोला, हो सकता है जिस काम के लिए आप इतने ज़्यादा कि अरे मुझे जल्दी करना, उस बारे में आपने शायद ठीक से सोचा नहीं होगा। I wish you would tell me what this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it. तो उसने बोला मेरे हिसाब से तो क्या करना चाहिए आपको, मुझे बताओ क्या हुआ है, ये इतना कौन सा इंपॉर्टेंट अफेयर है, मुझे बताओ, फिर मैं आपको उसमें अपना ओपिनियन दूंगा। ओपिनियन मतलब क्या होता है, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन थिंग और सब्जेक्ट। मैं क्या फील करता हूँ उस चीज के बारे में, मतलब मैं अपनी राय दूंगा आपको। तो एक काम करो, आप ये बड़े परेशान हो रहे हो, आप मुझे बताओ, अपन क्लियर करते हैं क्या बात कर दी आपने। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान exclaimed. But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. अब इमेजिन करो, हाँ थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी स्टार्ट करो। एक जगह सुल्तान बैठ के शेव करा रहे हैं और उनका दिमाग खराब हो गया है क्योंकि ये बंदा जल्दी शेव कर नहीं रहा है। 10 मिनट का काम है और वो पिछले 1 घंटे से लगा हुआ है। तो सुल्तान ने क्या बोला, बस क्विकली मेरा शेविंग खत्म करो। और जैसे ही उन्होंने बोला
तो बार्बर जो था उसने अपना उस्तरा वहीं पे छोड़ा और वो टाइम देखने के लिए चला गया। मतलब यहाँ पे सुल्तान बैठे हुए हैं और अचानक से उसको ऐसा पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट काम आया कि वो गया और टाइम देखने के लिए चला गया। My patience is exhausted, the सुल्तान cried. सुल्तान ने क्यों बोला? मेरा पेशेंस अब पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment. अरे ठंड रखो और बस अभी आपका अभी शेव बना देता हूँ मैं। Said the barber, and saying this, he continued shaving the sultan. तो उसने क्या बोला? अरे थोड़ी ठंड रखो और मैं अभी कर देता हूँ, और वापस उसने शेव करना स्टार्ट किया। But while he was doing this, he could not help talking. लेकिन वापस शेव करना तो स्टार्ट किया, लेकिन मुंह बंद कैसे रहता, और उसने वापस बात करना स्टार्ट किया। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice, which you might find useful, he said. उसने बोला, अगर आप मुझे बता दोगे कि ये भैया कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए आप जा रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा और मतलब वो पक्का आपके लिए बड़ी यूजफुल होगी, तो बता ही दो, मतलब ऐसी कौन सी बात है। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. अब सुल्तान जो था टोटल अपना टेम्पर लूज कर चुके थे, दिमाग खराब हो चुका था उनका। उन्होंने सोचा इतनी बार जो है इसको चुप कराओ, कि कुछ भी करो इसको चुप कराओ, तो उन्होंने सोचा वो फेड अप हो चुके थे, मतलब इरिटेटेड थे, तो उन्होंने सोचा इसको बता देता हूँ मैं। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. उसने बोला, अरे भाई मेरे कुछ दोस्त हैं जो खाने पे आ रहे हैं, दावत पे आ रहे हैं। फीस्ट का मतलब क्या होता है? अ ग्रैंड लंच और अ ग्रैंड डिनर, मील बेसिकली, अ ग्रैंड मील। तो मेरे जो कुछ दोस्त हैं वो खाने पे आ रहे हैं, इसीलिए मुझे जल्दी से तैयार होके जाना है। मैंने इन्वाइट किया तो मुझे तो रेडी होना पड़ेगा ना। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed. अब जैसे ही बार्बर ने सुना और जैसे सुल्तान से बात हो रही थी, सुल्तान ने जैसे ही दावत का नाम लिया, वो अचानक से एक्सक्लेम किया, मतलब ओह क्या हुआ? That reminds me. Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and I have not made any preparations for them. उसने बोला, अरे याद आया, आपकी बात से मुझे याद आया कि कल मैंने भी अपने कुछ 4-5 फ्रेंड्स को दावत पे बुलाया है, लेकिन मैं भूल गया और मैंने तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं किया, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to get rid of him. अब उसने हाफ शेव किया था, हाफ शेव नहीं किया था, ऐसे तो सुल्तान बाहर जा नहीं सकते, तो अब वो उसकी मर्सी पे थे। मर्सी का मतलब क्या होता है? उसकी चैरिटी पे थे कि भाई खत्म करो और जाओ यहाँ से। तो अब वो कुछ भी करने को तैयार थे। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. उसने बोला, तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी मेरा शेव करो, और तुम्हें तो जाना है, तुम्हारे घर में मेहमान आने वाले, और मेरे महल में जितना खाना बना है वो सब तुम लेके चले जाओ। Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. सुल्तान कहता है, मेरे महल में जितना खाना बना है तुम सब लेके चले जाओ, शेव करो और बस जाओ यहाँ से। और वो बोलता है, नहीं आप कह तो सही रहे हो, लेकिन पहले मुझे खाना दिखाओ, ये मेरे जो 4-5 फ्रेंड्स आ रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। क्या मन किया होगा ना सुल्तान का कि बेटा तू सामने मिल जा मुझे। I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. तो उसने बोला, भाई मेरे पास बहुत खाना है, लेकिन बार-बार तो ऐसा तो नहीं, मतलब मेरे को कैसे पता होगा, दिखाओ मुझे। तो सुल्तान ने ऑर्डर किया कि जितना भी खाना बना है वो पेश किया जाए। The barber looked over the food and said, This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also. उसने बोला, हाँ खाना तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन डेजर्ट में मेरे को फ्रूट्स चाहिए, तो मैं फ्रूट्स के लिए मुझे कुछ अच्छे अमेजिंग मतलब डेजर्ट के लिए मुझे अमेजिंग फ्रूट्स भी चाहिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन, डेस्परेशन मतलब क्या होता है? जब आप हेल्पलेस होते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो भाई जो सामने वाला बोलता है आपको करना पड़ता है। तो इन डेस्परेशन, सिंस हिज हेड वाज हाफ शेव्ड, अब उनका जो सर था वो आधा शेव था और आधे में बाल थे, तो उन्हें तो करना ही था। Ordered that the fruits should also be brought in. तो उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि भाई फ्रूट्स भी मंगवाए जाएं, फ्रूट्स भी लाओ, उसको दिखा दो।
The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. अब यहाँ पे कायदे से क्या होता है, जैसे आपको राजा बोलता है हाँ मेरा खाना लेके जान, तो आप बोलते थैंक यू कितनी अच्छी बात है, नहीं नहीं आप तो कितने महान हो। उसने अपना उस्तरा छोड़ा, रेजर छोड़ा वहाँ पे और जाके एक एक डिश को सेपरेटली एग्जामिन करने चला गया। मतलब एग्जामिन का मतलब क्या होता है, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, कि भैया सही बनाए या नहीं बनाए, टेस्टी है या नहीं है, वो एक एक देखने चला गया। दिस टुक अप हाफ एन आवर, पूरे खाने को एग्जामिन करने में उसने आधा घंटा वेस्ट कर दिया। द सुल्तान stamped his feet impatiently but the barber did not hurry. सुल्तान ने स्टैम्प मतलब जोर से जो अपना फुट अपन जमीन पे मारते ना जब गुस्सा आ जाता है, तो उन्होंने जोर से स्टैम्प किया, लेकिन बार्बर को कोई फर्क नहीं पड़ा। At length, however, he again took up the razor but after a few minutes of work stopped suddenly and cried. तो at length मतलब फाइनली जब उसने सब कुछ देख लिया, हाँ भैया खाना वाना सब रेडी है, तो वापस अपना रेजर पकड़ा और शेव करना स्टार्ट किया। लेकिन कुछ ही मिनट्स उसने अपना काम किया था एंड देन ही स्टॉप्ड अगेन। आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप कितने जेनरस हो। और यहाँ चालू होती है फिर से उसकी दूसरी स्टोरी। सो गाइज दैट वॉज अ चैप्टर द टॉकेटिव बार्बर। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे उसने बोला अरे मतलब अभी भी पूरा हेड शेव नहीं हुआ है, सुल्तान ने पूरा खाना दे दिया, फ्रूट्स दे दिए, और वो क्या बोलता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने जेनरस हो। जेनरस मतलब इतने उदार हो, आपका दिल इतना बड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड द टॉकेटिव बार्बर स्टार्टेड अगेन। सो दिस वाज आवर स्टोरी, द टॉकेटिव बार्बर। आई होप यू एंजॉयड इट एंड you had the same smile, like you have the same smile on your face which I have right now on my face. Now that we are done with reading of our chapter, discussing the difficult words, we are quickly going to continue. एक बार जितने भी difficult words जो हमारे chapter में दिए हुए हैं, मतलब जहाँ पे आपका chapter खत्म हो जाता है, हम उनको quickly revise कर लेते हैं। So क्या है पहला? Chatterer. Chatterer मतलब क्या होता है? Someone who talks a lot. ये तो समझ आ गया। Next is defect. डिफेक्ट मतलब जैसे उसने कहा था कि मेरे जो 6 भाई हैं उन सब में एक डिफेक्ट है। डिफेक्ट का मतलब होता है फॉल्ट है। ओपिनियन, ओपिनियन मतलब एक पर्सन क्या फील करता है किसी भी चीज के बारे में, उसे कहते हैं उसका ओपिनियन, उसकी राय। एग्जॉस्टेड मतलब टोटल टायर्ड एंड फेड अप, मतलब अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? स्वीट। जब आप खाना खाने के बाद जो स्वीट खाते हो, जैसे कि आइसक्रीम या रसमलाई या गुलाब जामुन या पेस्ट्रीज। ओके, आई शेल स्टॉप नाउ। एग्जामिन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से केयरफुली देखना, टू फाइंड कि भाई वो सब ठीक है या नहीं है। एंड एट लेंथ मतलब एट अ स्ट्रेच। ओके, so here we are done with the difficult words as well, and now we are going to start with the NCERT solutions. अब बहुत इजी चैप्टर में, मतलब ये चैप्टर भी बहुत इजी था, क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इजी हैं। तो लेट्स बिगिन। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बाबर हैव? बाबर के कितने भाई थे? बाबर के 6 भाई थे। द बाबर हैड 6 brothers. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी? अब सुल्तान इतने हरी में क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के लिए एक फीस्ट रखी थी नून टाइम पे। सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू अ फीस्ट एट नून। ही हैड इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू अ फीस्ट एट नून। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डिड द बाबर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान? अब बाबर को इतना टाइम क्यों लग गया सुल्तान को शेव करने के लिए? अब ये तो सुल्तान का दुखी मन ही बता सकता है, बट द आंसर इज बिकॉज ही वाज टॉकिंग अ लॉट। द बाबर टुक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान बिकॉज ही कंटिन्यूड टॉकिंग एंड वेस्टिंग टाइम। वो सिर्फ बात कर रहा था और अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। नाउ ट्रू और फॉल्स, ये ना सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लिखना ही नहीं पड़ता। सो द बाबर वाज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी। नो, सो दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो उनका हेड शेव कर रहा था। द सुल्तान गेव हिम 3 gold coins. Yes, he gave him 3 gold coins. The barber refused to leave the sultan's palace. बार्बर ने मना कर दिया, नहीं जाना मुझे यहाँ से। Yes,
There were 7 brothers all together in the Sultan's family. सुल्तान की फैमिली में पूरे 7 brothers थे? नहीं, हम तो बाबर की फैमिली की बात कर रहे थे. So these are our answers. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the barber want a lot of food? बार्बर को इतना सारा खाना क्यों चाहिए था? बिकॉज बार्बर ने भी अपने कुछ फ्रेंड्स को लंच पे इनवाइट किया था, लेकिन वो भूल गया था, वो उसने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी. तो अब इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे? Barber wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to come to his house. उसने क्या किया था? उसने इनवाइट किया था उसके फ्रेंड्स को कहाँ पे? अपने घर पे for a feast. feast का मतलब क्या होता है? A grand meal. He had invited those friends without making any preparations. अब उसे खाना क्यों चाहिए था? क्योंकि उसने इनवाइट किया था लेकिन उसने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Did the Sultan enjoy the barber's talk? Why do you say so? अच्छा, वैसे सुल्तान को बड़ा मजा आया था क्या बार्बर की बातों से? नहीं आया था, वो पक गया था. और ऐसा कैसे पता चलता है? क्योंकि उन्होंने हर पॉसिबल चीज ट्राई करी कि बार्बर वहां से चला जाए. जैसे कि द सुल्तान डिड नॉट एंजॉय बार्बर्स टॉक. तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर तो यही हो गया, द सुल्तान डिड नॉट एंजॉय बार्बर्स टॉक. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर. व्हाई डू यू से सो? अब इसका आंसर क्या है? ही वॉज लूजिंग हिज पेशेंस. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसका ही वॉज लूजिंग हिज पेशेंस. दूसरा पॉइंट क्या है? ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिम. वो चाहता था कि वो वहां से चला जाए. ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिम. तो पहला हम क्या लिखेंगे? दैट ही वॉज लूजिंग हिज पेशेंस, ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिम. अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? वी कैन से दिस बिकॉज the Sultan tried to get rid of the barber by giving him 3 gold coins. हम ये इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि जब बार्बर ने शेव करना स्टार्ट भी नहीं किया था तो सुल्तान ने क्या कहा? इसको 3 गोल्ड कॉइन्स दो, यहाँ से रफा करो, मतलब इसको रफा नहीं दफा करो. तो इससे हमें ये पता चलता है दैट सुल्तान वॉज अनॉयड एंड ही वॉज नॉट एट ऑल एंजॉइंग द टॉक एंड ही वॉन्टेड द बार्बर टू लीव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which part of the story did you find the funniest? आपको स्टोरी में कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा? अब ये आपका इंडिविजुअल आंसर है. हो सकता है जब वो अपने ब्रदर्स के बारे में बता रहा हो वो आपको फनी लगा हो, जब या उन्होंने खाना मंगवाया हो तब वो फनी लगा हो. तो आप अपना आंसर लिख सकते हो. यहाँ जो मैंने आंसर लिखा है वो क्या है? The funniest part in the story is when the barber stops shaving the sultan in between to examine each dish separately. तो जब वो एक एक डिश को देखने के लिए चला जाता है, जस्ट इमेजिन सुल्तान बैठा हुआ है और वो एक एक डिश को देखने के लिए जा रहा है, सही बना है, ये भी ठीक बना है. So for me that was the funniest moment in the chapter. I'm reading this part again. The funniest part in the story is when the barber stops shaving. Why? Shaving the sultan in between. क्यों? To examine each dish separately. Next question है, what are the things the sultan gave to the barber? अब सुल्तान ने बार्बर को क्या क्या दिया? सबसे पहले उन्होंने 3 pieces of gold दिए थे, फिर उन्होंने पूरा खाना दे दिया एंड उसके बाद उन्होंने फ्रूट्स भी दे दिए. तो क्या क्या दिया उन्होंने? 3 pieces of gold, all the food and fruits for dinner. सब कुछ दे दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस? वाई डू यू से सो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सुल्तान बहुत ज़्यादा जेनरस थे, बहुत दयालु थे, बड़ा उदार थे? तो वाई डू यू से सो? Yes, I think Sultan was really very generous. It is so because he gave 3 pieces of gold and food to the barber so as he can stop talking and finish shaving him. So सुल्तान जो थे वो हाँ काफ़ी जेनरस थे क्योंकि उन्होंने बार्बर को कितनी सारी चीज़ें दी थी. उन्होंने 3 pieces of gold दे दिए, उन्होंने अपना पूरा खाना दे दिया so that he can stop talking and just shave and leave. Okay, this is our answer. So moving on, study the words in the first column and see the changes in them in the second column. The words in column 2 are the opposites of the word in column 1. अब जैसे यहाँ पे है word is important.
इम्पॉर्टेंट में जब हमने अन ऐड कर दिया तो ये बन गया अनइम्पॉर्टेंट। पेशेंट मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है, पेशेंस को क्या बोलते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा धैर्य है, वो हो गया इम्पेशेंट। क्या हमने यहाँ पे यूज़ किया, हमने एक प्रीफिक्स यूज़ किया इम। फिर है प्लेजर और उसके बाद हमने यूज़ किया डिस, तो ये बन गया डिसप्लेजर। बेसिकली ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एंटोनिम्स हैं, ये ऑपोजिट मीनिंग्स हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि अब हमें अन, इम और डिस को यूज़ करके इन वर्ड्स के ऑपोजिट बनाने हैं। सो यहाँ पे हम अपने आंसर्स में आ जाते हैं। बिलीव में हम ऐड करेंगे डिस। बिलीव का होता है डिसबिलीव, आप किसी पे बिलीव करते हो, आप किसी पे डिसबिलीव करते हो। शेव्ड का हो जाएगा अनशेव्ड, शेव्ड का हो जाएगा अनशेव्ड। परफेक्ट इम्परफेक्ट, परफेक्ट इज ऑलवेज इम्परफेक्ट, यू आर परफेक्ट एंड आई एम इम्परफेक्ट। सेटिस्फाई का हो जाता है अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, तो इसमें क्या लगेगा, अन लगेगा। नेक्स्ट वन इज polite is impolite, impolite. Respect, disrespect. Pure, impure. Expected, unexpected. Obedient, disobedient. इसमें से बहुत सारे आपको ऑलरेडी पता होंगे और एक आध कोई नहीं पता है, so good that you got to know this, right? So we are done with all the antonyms. Now fill in the blanks by using un, M and dis to the words given in the below. अब जैसे tidy है, tidy का opposite क्या हो जाएगा, untidy. Like, unlike, dislike, not unlike, dislike. Patient, impatient. Able, unable. Possible, impossible. Kind, unkind. Appear, disappear. So ये तो बहुत easy था। अब हमको ये सारे वर्ड्स को इस अपने फिल अप द ब्लैंक्स में यूज करना है, ठीक है। सो हम सीधा आते हैं यहाँ पे। द टीचर गॉट अपसेट विथ रानी बिकॉज हर वर्क वॉज अनटाइडी। अनटाइडी मतलब साफ नहीं था, ओके, बहुत गंदा काम किया था उसने। द डॉग वॉज unable to climb the tree to chase the cat. Dog was unable to climb the tree. तो वो नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट इज आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड। तो वो कैसा उसको नहीं पसंद है, आई डिसलाइक मतलब मुझे नहीं पसंद है। इट इज इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। कैसा होता है, एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। The magician waved his magic wand and made the rabbit disappear. अच्छा, यहाँ पे सब में जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में है, तो प्लीज उसको स्मॉल कर लेना। The passengers became impatient when the train was late again. जैसे ही ट्रेन वापस लेट हो गई तो पेशेंस उनका खत्म हो गया, तो वो क्या बन गए, impatient बन गए। And it is very unkind to make fun of another person's weakness. ये बहुत unkind होता है अगर आप किसी बंदे की weakness का मजाक उड़ा रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे क्या है, यू ऑर्डर्ड मी टू कम सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। तो अब इधर पे अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा गौर फरमाएंगे तो क्या है, इसमें 3 सेंटेंसेस हैं, 3, ठीक है। पहला क्या है, आपने मुझे बुलाया था, यू ऑर्डर्ड मी टू कम, फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस क्या है, आई विल नॉट क्विट योर हाउस। और थर्ड पार्ट क्या है, आई हैव शेव्ड यू। तो इन 3 इंडिविजुअल सेंटेंसेस को हमने कैसे जोड़ा है, विद द हेल्प ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स, जिन्हें हम कहते हैं कंजंक्शंस, राइट। आपने सुना होगा कंजंक्शंस, मतलब कंजंक्शंस क्या होते हैं, दीज आर जॉइनिंग वर्ड्स। एंड, बट, बिटवीन और बाय, सो, फॉर, ये सारे आपके होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। नाउ we are another sentence, we have another example here. While he was shaving me, he could not stop talking. Here also again we have got 2 sentences. He was shaving me, एक sentence है, he could not stop talking, second sentence है।
तो ये दोनों सेंटेंसेस को हमने मर्ज करके वन सेंटेंस बनाया है एंड वी हैव यूज्ड द वर्ड व्हाइल। व्हाइल, तो ये व्हाइल क्या है, हमारे पास एक कंजंक्शन है, एक जॉइनिंग वर्ड है। अब करना क्या है हमको, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जॉइनिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि है इफ, अगर, और, या। टिल मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम तक, वेयर कहाँ, अनलेस मतलब जब तक ये है, जब तक ये नहीं हो तब तक वाला जो होता है दैट इज अनलेस। सो इसलिए व्हाइल मतलब व्हाइल कहाँ यूज होता है कि जब तक मैं ये कर रहा हूँ, यू नो व्हाइल यू आर ऑफ आई विल डू दिस, मतलब जब तक तुम वहाँ पे हो तब तक मैं ये कर लेता हूँ। अब हमें ये सारे फिल अप द ब्लैंक्स हैं हमारे पास और हमें इनमें ज्वाइनिंग वर्ड्स के साथ इन्हें ज्वाइन करना है। जैसे प्लीज वेट विथ मी डैश द बस अराइव्स, सो प्लीज वेट विथ मी वेल द, यहाँ पे आ जाएगा आपका टिल द बस अराइव्स, मतलब कि आप मेरा वेट करो जब तक बस आ जाती है, टिल द टाइम बस अराइव्स। नेक्स्ट है डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट। आपके पास जब दो ऑप्शंस होते हैं तब हम यूज करते हैं और। नेक्स्ट इज माई फादर पैक्ड माई लंच वाइल माई मदर कोम माई हेयर, तो जब मेरी मम्मा मेरे बाल कंघी कर रही थी, कोम कर रही थी, तब मेरे फादर ने मेरा लंच पैक कर दिया। तो जब यहाँ पे क्या है, जब ये एक काम हो रहा है एट द सेम टाइम दूसरा काम हो रहा है, तब हम यूज करते हैं while। नेक्स्ट वन इज we will reach on time if we go by car, हम टाइम पे सिर्फ तब पहुंचेंगे अगर हम कार से जाएंगे। Your speech cannot be heard by the audience unless you use a powerful mic, जब तक तुम एक पावरफुल माइक यूज नहीं करोगे तुम्हारी आवाज लोगों तक नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, दिन अच्छा था इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। तो यहाँ पे हमारे जो दो सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वी वेंट टू द जू where we saw many animals, ठीक है। अब ये दो एकदम इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं। हम जू गए थे, हमने वहाँ बहुत सारे एनिमल्स देखे, तो हमने इन्हें कैसे क्लब किया, ज्वाइन कैसे किया, हम जू गए थे जहाँ हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। So we are done with this question। अब हमारे पास क्या है, look at the words in the bubbles। So यहाँ आपको बबल में बहुत सारे words दिए हुए हैं। Write what you do when you are at a feast। अब अगर आप कोई फीस्ट में हो, मतलब कोई दावत में हो, तो क्या करोगे आप, बैठोगे, ड्रिंक करोगे, प्ले, येल, डांस, सिंग, सर्व, रन, एंजॉय, बाय, वेव, शाउट, राइट, ग्रीट, विन, चीयर, कम्पीट। अब मैं एक बार फटाफट इन सारे वर्ड्स के मतलब बता देती हूँ। सिट बैठना, ड्रिंक पीना, प्ले मतलब खेलना, येल मतलब चिल्लाना, डांस मतलब तो डांस करना, सिंग मतलब गाना, सर्व करना मतलब परोसना, रन मतलब भागना, एंजॉय, बाय, बाय मतलब खरीदना, वेव, वेव करना मतलब हाय बाय, शाउट चीखना, राइड मतलब किसी चीज के ऊपर राइड करना, ग्रीट मतलब किसी को हाय हेलो करना, विन जीतना, चीयर मतलब यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर चीयरिंग फॉर द टीम, मतलब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, एंड कम्पीट मतलब किसी से कंपटीशन करना। तो जब हम फीस्ट में होते हैं हम क्या करते हैं, जब हम फीस्ट में हैं, जैसे मान लो हमने फीट ऑर्गेनाइज किए, हम होस्ट हैं, तो हम सर्व करेंगे वहाँ पे। अगर कोई रेस है तो हम compete करेंगे, मतलब हम कंपटीशन में हैं। अगर कोई क्रिकेट मैच है तो हम खेलेंगे, सिनेमा है तो हम एंजॉय करेंगे, फेयर है तो हम शाउट करेंगे, पार्टी है तो हम डांस करेंगे। ओके, सो वी आर डन हियर, दैट्स इट। सो ये जो लास्ट वाला था इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि भाई फेयर है तो मैं डांस कर रहा हूँ, या मैं एंजॉय कर रहा हूँ, या मैं बैठा हुआ हूँ कुछ नहीं करना है, तो ये आपका इंडिविजुअल आंसर होगा। And on this note we are done with the completion of this chapter. I hope you enjoyed it and you understood it well. अच्छे से कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना and I'll solve your doubts. And I'm going to see you in my next video where we are going to start the 7th unit with a wonderful poem followed by an interesting chapter. तब तक के लिए stay tuned, stay connected, stay safe. Take care.
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश लिटरेचर मैरीगोल्ड बुक, वेयर वी आर सीइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 6। यूनिट 6 में पोम हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम चैप्टर जो है द टॉकेटिव बार्बर, उसके एमसीक्यूज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ये जो बार्बर था, हाउ मेनी ब्रदर्स ही हैड, इनके कितने भाई थे? सो इनके टोटल 6 ब्रदर्स थे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इट्स इजियर देन ईटिंग अ केक। ओके, नेक्स्ट इज हु कॉल्ड द बार्बर टू द पैलेस। बार्बर को अपने पैलेस में किसने बुलाया था? मिनिस्टर, सोल्जर या सुल्तान? आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान। बार्बर वॉज, अब बार्बर कौन था? एक्टिव था, मतलब बहुत ही, या इनएक्टिव था, या टॉकेटिव था, बातूनी था? सो द आंसर इज ही वाज टॉकेटिव। व्हाट डिड सुल्तान गिव द बार्बर फर्स्ट? सुल्तान ने सबसे पहले बार्बर को क्या दिया? फूड, फ्रूट्स या 3 गोल्ड कॉइन्स? सबसे पहले उन्होंने बार्बर को बस भगाने के लिए 3 गोल्ड कॉइन्स दिए थे। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट अफेयर ऑफ द सुल्तान। सुल्तान बहुत जल्दी में थे, उन्हें किसी इंपॉर्टेंट काम में जाना था। वो क्या काम था? He had a feast for his friends. उन्होंने अपने फ्रेंड्स के लिए दावत रखी थी। He wanted to fight with his enemy. वो अपने एनिमी के साथ फाइट करना चाहते थे। He wanted to meet with guest. वो किसी गेस्ट से मिलना चाहते थे। The right answer is कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के लिए एक दावत रखी थी। Why did Sultan call the barber? अब सुल्तान ने इस बार्बर को बुलाया ही क्यों था? बार्बर मतलब नाई, कुछ तो बाल मूछें कुछ तो करवाना होगा। The answer is to cut nails? No. To shave his head? Yes. To give him money? नहीं, the answer is to shave his head. Next है What did Sultan give the barber in second time? Second time बार्बर को वहां से भगाने के लिए सुल्तान ने उसे क्या दिया? गोल्ड कॉइन्स, फूड या फ्रूट्स? सेकेंड टाइम उन्होंने दिया था खाना, कि भैया तुम्हारे घर भी गेस्ट आ रहे ना, ये खाना लो, जाओ यहां से। सो आंसर इज फूड। Why did the Sultan give golds, food and fruits to the barber? सुल्तान ने ये सब चीजें बार्बर को दी ही क्यों? To get rid of the barber, उससे छुटकारा पाने के लिए। To honor the barber, उसको जो है सम्मानित करने के लिए। या to punish the barber, उसको पनिश करने के लिए। The answer is उससे छुटकारा पाने के लिए, भैया कि तुम जाओ। How many friends did the barber invite? बार्बर ने अपने कितने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था? 4 और 5, 10 या 8? आंसर इज 4 या 5। ओके, What did the barber want for dessert? अब बार्बर को डेजर्ट के लिए क्या चाहिए था? लिक्विड, जूस या फ्रूट? क्या थे आंसर? आंसर है फ्रूट। Who was शहरियार? शहरियार कौन था? एक बार्बर, एक मिनिस्टर, सुल्तान या विलेजर? शहरियार जो था वो ही हमारा बार्बर था। What is अरेबियन नाइट्स? अब ये अरेबियन नाइट्स क्या होती है? एक रेस्टोरेंट है? नो। द किंग ऑफ अरब? नो। कलेक्शन ऑफ फोक स्टोरीज? यस। जितने भी अरेबियन अरब रिलेटेड स्टोरीज है, उसके कलेक्शन को बोलते हैं अरेबियन नाइट्स। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ फोक स्टोरीज। अब है Where did the barber live? ये बार्बर कहाँ रहता था? In the city of UAE? UAE में, काशगर में, या बहरीन की सिटी में, या ओमान की सिटी में? आंसर इज काशगर की सिटी में। Which one is correct? अब यहाँ पे कैरेक्टर की स्पेलिंग ऊपर, सबसे ऊपर कैरेक्टर लिखा है, फिर चैटरर लिखा है, चार्टरर लिखा है, और लास्ट में है चैटरर। सो इट्स नॉट कैरेक्टर। द राइट आंसर इज चैटरर, डबल टी आएगा उसमें। द डैश गॉट एंग्री, किसको गुस्सा आ गया था? सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान। जो मैंने ऑप्शंस दिए वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सो ओके, आंसर इज सुल्तान। ओके, नेक्स्ट इज करेक्ट द स्पेलिंग एंशिएंट। एंशिएंट मतलब बहुत पुराना। द स्पेलिंग इज यहाँ ए नहीं आएगा, इट इज ANCIENT। डेफ का मतलब क्या होता है? जो सुन नहीं सकता। वन हु कैन नॉट हियर, वन हु कैन नॉट स्पीक, वन हु कैन नॉट सी, और वन हु कैन नॉट वॉक। द आंसर इज वन हु कैन नॉट हियर। Which of the following famous stories of the book Arabian Nights? इनमें से कौन सी अरेबियन नाइट्स की एक बहुत ज्यादा फेमस स्टोरी है? मुल्ला नसरुद्दीन, द स्टोरी ऑफ मोगली, तेनाली रमन, या अली बाबा एंड द 40 चोर, 40 थीव्स? आंसर इज अली बाबा एंड द 40 थीव्स।
Why did the barber want a lot of food? बाबर को इतना सारा खाना क्यों चाहिए था? The barber wanted a lot of food because he invited his friends for the feast. क्योंकि उसने अपने friends को एक feast पे invite किया था, क्योंकि उसको भूख लग रही थी. Because he wanted to give a feast to his animals. उसको अपने animals को दावत देनी थी. So the answer is A. The barber wanted a lot of food because he invited his friends for the feast. Now, do you think the Sultan was generous? Why do you think so? क्या तुम्हें लगता है कि सुल्तान जो था वो बहुत जेनरस था, मतलब बहुत उदार थे, बहुत उनका बड़ा दिल था, इसलिए उन्होंने बाबर को सब कुछ दे दिया? No. Yes, he was generous because he gave the barber 3 gold coins. No, the Sultan was not generous because he wanted to get rid of the barber. So the answer is no. वो कोई generous नहीं थे, लेकिन वो उससे अपना पीछा छुटकारा, मतलब छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब दिया उसको. So आंसर हो जाएगा इसका C. Okay. नेक्स्ट है, द बाबर वॉज शेविंग द सुल्तान्स beard. बाबर क्या सुल्तान के बियर्ड को शेव कर रहे थे? नो, वो क्या शेव कर रहे थे? उनका हेड शेव कर रहे थे. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. सुल्तान ने उनको 3 गोल्ड कॉइन्स दिए, यस और नो? यस. बाबर ने जाने से मना कर दिया कि नहीं, जब तक मैं कटिंग नहीं करूंगा, शेव नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, यस और नो? यस. Which part of the story did you find the funniest? अब आपको कौन सी स्टोरी का कौन सा पार्ट फनीएस्ट लगा? वहां पे जहां पे वो कंटिन्यूसली बात कर रहा था विदाउट शेविंग हिज हेड, या जहां पे उसने आधा छोड़ दिया और बात कर रहा था? सो आई फाउंड व्हाट इंटरेस्टिंग इज कि जहां उसने सुल्तान का आधा सर शेव कर दिया और वो बातें करे जा रहा था. What are the things that Sultan gave to the barber? सुल्तान ने बार्बर को क्या क्या दिया? गोल्ड कॉइन्स एंड फूड. सुल्तान ने उसे कुछ भी नहीं दिया. And is all food to the barber? The Sultan gave his property and gold to the barber. आंसर क्या है? उन्होंने गोल्ड दिया था और फूड दिया था. ए हो जाएगा इसका आंसर. The barber started dash instead of shaving him. बार्बर ने जैसे ही उसने अपना उस्तरा वगैरह निकाला, उनके बालों को शेव करने की जगह क्या करने लग गया? वो उनसे बातें करने लग गया. Talking non-stop. The moral of the story. अब स्टोरी का मोरल क्या है? We should talk a lot. हमें बहुत बातें करनी चाहिए, हमको पूरे टाइम चुप रहना चाहिए, हमें ज़्यादा चुप नहीं रहना चाहिए, या ये कि हमें सिर्फ जब ज़रूरत हो तब बात करनी चाहिए? आंसर इज जब ज़रूरत हो सिर्फ तब बात करनी चाहिए. ओके, सो डन विद दिस चैप्टर एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट यूनिट में. आपको ये सारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे हमारे सारे वीडियोस, जो कि है magnetbrains.com. ये होम पेज है हमारा. यहाँ पे आप क्लास सिलेक्ट जैसे ही करते हो तो सब्जेक्ट्स अपीयर होंगे. सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, टॉपिक, एंड आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.